चलिए, हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, सभी को बहुत बहुत शुभ आशीष। राधे राधे जी, राम राम जी, नमस्ते जी, जय भीम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलो, तो सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। ठीक है सर, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, हम लोग लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 19 के बारे में। ठीक है, इनफैक्ट हमने 19 के बारे में यही पढ़ा था कि आर्टिकल 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुछ अन्य अधिकार है, लेकिन वो जो कुछ अन्य अधिकार हैं उनके बारे में कभी भी एक्चुअली हमने, ठीक है ना तो पढ़ा था और ना ही कभी इतना डिटेल में समझा था जितना कि हमने कल के लेक्चर में समझा। और बहुत जबरदस्त तरीके से हमने समझा, है ना, बड़े प्यारे तरीके से हमने चीजों को जाना। इसके बाद ठीक है, नेक्स्ट आगे चीजों को हम स्टार्ट करेंगे। आज आर्टिकल 20, 21 और 22 कोशिश करेंगे कि तीन आर्टिकल किसी भी सूरत में कंप्लीट हो जाए, 20, 21 और 22। ठीक है, अब चूंकि इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो लगता है कि 1 घंटा कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता वास्तव में। ठीक है जी, ओके। तो भैया सब लोग बताओ कि अभी तक जितना भी पढ़ाया, ठीक है, और आपने प्रीवियस ईयर तो लगाए होंगे। ठीक है, आप सब लोग बड़े अच्छे हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अच्छे होने के साथ साथ आप लोग बहुत ज्यादा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक है, अपनी पढ़ाई को लेकर। मैंने खुद देखा है, वो इतने क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, मजा आ जाता है। तो जब आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, ठीक है, जितना मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, उतने में से जब आप प्रीवियस ईयर लगाते हो किसी भी एग्जाम का, पीसीएस का ही क्यों ना सही, तो आपसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं अथवा नहीं, मुझे एक बात बताओ ये। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि कोई भी टॉपिक आपने उठा लिया और उस टॉपिक के आपने 10 क्वेश्चंस लगाए, तो ऑन एन एवरेज 10 में से आपके कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एकदम करेक्ट हो जाते हैं? 8, 9, 7? ठीक है, एक बार बताइए आप। और अगर आप नहीं लगा रहे प्रीवियस ईयर तो प्लीज लगाना स्टार्ट कर दो। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बाबू लगाना स्टार्ट कर दो प्रीवियस ईयर, और उसके लिए कुछ नहीं करना, पूर्वावलोकन ले लो आप, और पूर्वावलोकन आप एसएससी की ले लो, ठीक है, जीएस की, और स्पेशली पॉलिटी की ले लो, क्योंकि मैं पॉलिटी विषय पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी विषय के बारे में बात करूंगा। पूर्वावलोकन ले लीजिए, एसएससी की ले लो। एसएससी की जितनी भी एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह, तो उसमें जो भी जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है स्पेशली पॉलिटी के उन्हें लगाओ, और पूर्वावलोकन ले लो आप पीसीएस, आरओ वगैरह की, तो उन क्वेश्चंस को भी लगाओ आप। ठीक है, क्योंकि आपकी यूपीएसआई के एग्जाम में पीसीएस को लेवल हिट करेगा। ठीक है, पक्का बता रहा हूं। कुछ बच्चे जो बोलते हैं ना कि सर पीसीएस लेवल का है, ठीक है, आप इतना डीप डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, तो बेटा वो लेवल हिट करेगा आपका, आप देख लेना पक्का इस बार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर इतने सही हो रहे हैं तो क्या बात है, फिर तो मजा ही है ना। चलिए, बहुत अच्छे। ठीक, तो हम लोग, ठीक है, डिस्कस कर रहे थे भैया जी किसके बारे में? हमारा डिस्कशन चल रहा था आर्टिकल 19 के बारे में, है ना। आर्टिकल 19 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और आर्टिकल 19, ठीक है, जिसकी थीम थी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, की स्वतंत्रता का अधिकार। अधिकार। और इस भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मेरे प्यारे बाबू, ठीक है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अंतर्गत जितने अन्य अधिकार हैं वो सारे हमने पढ़े, ठीक है, वो सारे हमने जाने और बहुत बेहतरीन तरीके से जाने। ठीक है, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ठीक है, क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी सी डी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब ठीक है, तो आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, हम बता रहे हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपकी संपत्ति का अधिकार था। अब मैं क्यों बोल रहा हूं था? क्योंकि बेसिकली ये आज वर्तमान में हमारे संविधान में है नहीं, तो इसलिए बोल रहा हूं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में संपत्ति का अधिकार भी है जी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अच्छा,
अब ये जो संपत्ति का अधिकार है ये आपको समझना है बाबू, ठीक है। ये जो संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, संपत्ति को, ठीक है ना, खरीदने, ठीक है, संपत्ति को क्रय करने, बेटा संपत्ति को खरीदने, इसके बाद संपत्ति को धारण करने, अगर आपने खरीद ली है तो आप उसको अपने पास सस्टेन रख सकते हैं, धारण करने, और साथ ही साथ, ठीक है, विक्रय करने का मतलब बेचने का पूरा अधिकार था, बेचने का अधिकार था, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F है, इसमें जो आपका संपत्ति का अधिकार था, और संपत्ति का अधिकार बेसिकली क्या है, ठीक है, ये आपका स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट था। ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट था, जिसमें कोई भी व्यक्ति, ठीक है, संपत्ति का अर्जन कर सकता है, खरीद सकता है, मतलब संपत्ति को, ठीक है, बाई कर सकता है, उसको धारण रख सकता है, मतलब अपने पास उसको, ठीक है ना, धारण कर सकता है, कीप कर सकता है, और बेच सकता है, मतलब उसको, ठीक है, सेल आउट कर सकता है। इस बात का पूरा अधिकार था उसको। लेकिन, ठीक है, इस अधिकार को हमने 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया, ठीक है। अब ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F नहीं है, इसको हमने 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 के माध्यम से हटा दिया, ठीक है। तो सर हमने इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया, और अगर हमने इसको हटा दिया तो आज ही हमको, ठीक है, यहां पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में नहीं दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, और आगे चलने के क्रम में हम देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी को देखते हैं, ठीक है। अब इस जी में क्या है सर, ठीक है, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार। इसमें क्या है भैया, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, 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 ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ठीक है, सब क्लॉज जी में भैया जी क्या है, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है। अब इसमें अगर कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तो इस पर भी लगे होंगे। जी बोलो भाई, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है तो भाई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तो बेटा इस पर भी लगे होंगे, युक्तियुक्त निर्बंधन तो इस पर भी लगा होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ना हो, इस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जरूर होंगे। और इस पर जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, इनका जिक्र आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में किया गया है, 6 में किया गया है। किसमें किया गया बेटा, आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में। तो इसमें बोला गया है कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार। व्यवसाय का मतलब है बेटा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, कोई भी, ठीक है, प्रोफेशन को अपनाने का अधिकार, कोई भी प्रोफेशन करने का अधिकार है, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है, ठीक है। अब आपको अगर कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है तो बेसिकली व्यवसाय व्यक्ति क्यों करता है, ठीक है, अपनी आजीविका के साधन के तौर पर, है कि नहीं बेटा, अपनी आजीविका के साधन के तौर पर। तो अगर व्यवसाय करने का अधिकार है तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी प्रकार के आजीविका के साधन को अपनाने का अधिकार है, अपनाने का अधिकार है, आजीविका के साधन को अपनाने का अधिकार है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है भैया, ठीक है। अगर व्यवसाय करने का अधिकार है तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, तो अगर व्यवसाय करने का अधिकार है इसका सीधा सा अर्थ है भैया जी कि आजीविका के साधन को अपनाने का अधिकार है। लेकिन युक्तियुक्त निर्बंधन भी है इसमें, क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज 6। तो कुछ ऐसे आधार होंगे कि आप बेशक कोई भी व्यवसाय कीजिए, आजीविका के किसी भी साधन को अपनाइए, लेकिन इन सीमाओं के अधीन रहते हुए। सीमा क्या है, तो सबसे पहली सीमा है मेरे प्यारे बच्चे कि सरकार का एकाधिकार, ठीक है, सरकारी एकाधिकार, गवर्नमेंट मोनोपोली, इसको मैं समझाऊंगा, सरकारी एकाधिकार,
ठीक है, बहुत अच्छे से इसको बताऊंगा। दूसरा है उसमें तकनीकी योग्यता, टेक्निकल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो सर दूसरा क्या है उसमें, ठीक है, दूसरा है जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है उसमें है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तकनीकी योग्यता, ठीक है ना। और तीसरा है, ठीक है, सार्वजनिक जनता के हित में, सार्वजनिक जनता के हित में, ये 3 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, आप कोई भी व्यवसाय कीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, संविधान ने पूरा अधिकार दे रखा है कि आप कोई भी व्यवसाय कीजिए, कोई भी व्यवसाय, आप आजीविका के किसी भी साधन को अपनाइए, किसी भी साधन को अपनाइए आप आजीविका के, आप कोई भी व्यवसाय कीजिए, लेकिन आपको इन सीमाओं के भीतर रहते हुए कोई भी व्यवसाय करना होगा। अब जैसे मान के चलिए, सपोज दैट मैं अपना एग्जांपल देता हूं बच्चे, ठीक है ना, यहां पर आप मेरा एग्जांपल लेकर चलिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे वर्तमान में बेटा मेरी आजीविका का साधन क्या है, ठीक है, मैं कैसे, ठीक है, किस प्रकार से मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा हूं, ये बात आपको बतानी है, ठीक है, आजीविका का। तो ये बात आपको पता करनी है कि सर वर्तमान में मेरी आजीविका का साधन, वर्तमान में मैं अपने परिवार का भरण पोषण क्या कर पा रहा हूं, कैसे कर पा रहा हूं, तो मेरी आजीविका का साधन क्या है, तो सर मेरी आजीविका का साधन है, ठीक है, अध्यापन। क्या है सर, अध्यापन, ठीक है, टीचिंग, टीचिंग, मेरी आजीविका का साधन टीचिंग है, ठीक है, ये ध्यान रखना, टीचिंग है मेरी आजीविका का साधन, टीचिंग है। तो मुझे, ठीक है, इस टीचिंग प्रोफेशन को अपनाने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में पूरा अधिकार दे रखा है कि मैं आजीविका के साधन के तौर पर अध्यापन को अपनाऊं। मैं अपनाया हुआ हूं, ठीक है, पिछले 7-8 वर्षों से अपनाया हुआ हूं और इसी साधन से मेरा घर भी चल रहा है। क्लियर है? अच्छा, लेकिन ठीक है, मुझे इस अध्यापन से वंचित किया जा सकता है, मुझे मेरे इस साधन से वंचित किया जा सकता है कब? ठीक है, तो सबसे पहली शर्त है नंबर फर्स्ट, अगर सरकार चाहे कि सरकार का इस पर एकाधिकार हो। क्या हो? सरकार का इस पर एकाधिकार हो। अगर सरकार ने यह चाह लिया कि भाई हमारा इस पर एकाधिकार हो, तो प्राइवेट व्यक्ति को फिर टीचिंग करने की बेटा स्वीकृति या अनुमति नहीं मिलेगी। अगर सरकार ने चाह लिया कि सरकार की मोनोपोली हो इस पर, जैसे सरकार ये चाहे कि ये जो कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, बेसिकली जो ऑनलाइन कोचिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वर्तमान में दुनिया भर के, ठीक है, बहुत सारे नाम है, ठीक है, आपका अपना RWA रोजगार विद अंकित, मेरी बात आप समझिएगा बहुत अच्छे से, तो आपका अपना रोजगार विद अंकित, सरकार को लग गया कि यार ये लोग बहुत आय कमाते हैं, ठीक है, इन लोगों को बड़ी इनकम होती है। क्लियर? और कई तो ठीक है ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं, जो यूनिकॉर्न कंपनी बन गए हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो सर कुछ तो ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी बने हुए बैठे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की ही, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की ही वो तैयारी करा रहे हैं। तो सरकार को लग रहा है कि क्यों ना यार, ठीक है, इस पूरे प्रोफेशन को सरकारी बनाया जाए और निजी व्यक्तियों को इस क्षेत्र से दरकिनार कर दिया जाए। तो सरकार ने घोषणा कर दी कि अब कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑनलाइन या ऑफलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि केवल व केवल जो सरकारी इंस्टीट्यूशन होंगे वहीं पर बच्चा पढ़ेगा और सरकारी टीचर ही उनको पढ़ाएंगे। अगर मान के चलिए तो फिर बेटा ठीक है हमको अपनी इस टीचिंग के व्यवसाय को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आजीविका का साधन अब हमारा टीचिंग नहीं रहेगा, हमको कोई दूसरा अपनाना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है सरकारी एकाधिकार का, जैसे मेरे प्यारे बच्चे रेलवे, बात समझ में आ रही है? तुम खुद की अपनी रेल नहीं बना सकते, तुम खुद की अपनी रेल बना के नहीं चला सकते रेलवे, ठीक है, इस पर सरकार का एक अधिकार है। परमाणु ऊर्जा, ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा पर सरकार का एक अधिकार है। ठीक है बच्चे, आप अपनी एटॉमिक लैब बनाकर आप खुद से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन जितने भी केंद्रों में हो रहा है, मतलब जितने भी एटॉमिक पावर प्लांट है वो सारे के सारे सरकारी हैं, चाहे नरोरा है, कलपक्कम है, ठीक ना, या फिर कोई भी है XYZ, वो सारे के सारे बच्चे कैसे हैं? गवर्नमेंट है। क्लियर है? तो परमाणु ऊर्जा का जो उत्पादन हो रहा है ना, परमाणु ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है,
तो जितने भी एटॉमिक पावर प्लांट हैं उन सब पर सरकार का हक है, वो सारे सरकार के अंतर्गत आते हैं, निजी व्यक्ति को छूट नहीं है। क्लियर है इस पर? ऐसे रेलवे पर भी निजी व्यक्ति को छूट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर कुछ और बात करूं, ठीक है, आपका चलिए खनिज तो कुछ प्राइवेट सेक्टर पे भी है खनिज, तो यही है सबसे बेस्ट एग्जांपल। एक तो रेलवे हो गया, ठीक है, जिस पर सरकार का एकाधिकार है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा हो गया। परमाणु ऊर्जा का मतलब है कि इससे सर परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करके, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, पूरी तरह से इस पर क्या है बेटा, सरकार का, ठीक है, मोनोपोली है, इस पर सरकार का एकाधिकार है परमाणु ऊर्जा पर। रेलवे पर भी सरकार का एकाधिकार है। ठीक है, पूरी तरह से रेलवे बेसिकली, ठीक है, सरकारी मशीनरी के अंतर्गत आता है, सरकारी फंक्शनिंग के अंतर्गत आता है। हालांकि ठीक है, आईआरसीटीसी ने आपकी पहली प्राइवेट रेल चलाई है वंदे भारत, वो आईआरसीटीसी की है, लेकिन वो भी बेसिकली सरकार का ही एक उपक्रम है। क्लियर है? चलिए, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, जहां जिस पर सरकार का एकाधिकार हो, मोनोपोली हो। ठीक है, दूसरा, ठीक है, तकनीकी योग्यता। ठीक है, ध्यान रखना, दूसरा क्या है, तकनीकी योग्यता। तकनीकी योग्यता, तकनीकी योग्यता। अब मान के चलिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, अगर, ठीक है, मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे टीचिंग के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की टीचिंग के लिए, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बेटा टीचिंग के लिए, जिसको मैं भी पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं आपको यूपीएसआई पढ़ा रहा हूं, कहीं पर मैं पीसीएस पढ़ा रहा हूं, तो मुझको, ठीक है, बीएड की आवश्यकता होती है। सपोज दैट किसकी आवश्यकता होती बेटा, अगर बीएड की आवश्यकता होती, ठीक है ना, ये कंपलसरी कर दिया जाता कि चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या फिर गवर्नमेंट, अगर ये कंपलसरी कर दिया जाता कि चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट, ठीक है, जो टीचर पढ़ा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को, उसको बीएड की जरूरत है। तो बीएड की आवश्यकता है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये टेक्निकल आवश्यकता है, ये टेक्निकल सपोर्ट है। तो फिर मैं नहीं पढ़ा पाता क्योंकि मेरे पास बीएड नहीं है। ठीक है, मेरे पास बीएड नहीं है, तो फिर मैं नहीं पढ़ा पाता, बीएड नहीं। अब जैसे मान के चलिए बेटा मैंने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, तो इंजीनियर व्यक्ति अगर चाहे कि मैं भाई, ठीक है, डॉक्टरी करने लग जाऊं, मैं लोगों को दवा दे दूं, ठीक है ना, मैं ठीक है, उनके हेल्थ के इश्यूज को ठीक करूं, मैं अपने क्लिनिक खोल के बैठ जाऊं, तो क्या इंजीनियर डॉक्टरी का काम कर सकता? नहीं कर सकता, चाहे बेशक उसको कितनी भी नॉलेज हो, उसको कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, उसने कितना भी बेहतर तरीके से क्यों ना अपने अनुभवों के आधार पर यह सीख लिया है कि भाई अगर मान के चले किसी को बुखार हो तो कौन सी टैबलेट देनी चाहिए, अगर ज्यादा बुखार हो तो कब ग्लूकोज की बोतल लगानी चाहिए, ठीक है, अगर लगातार प्लेटलेट्स कम हो रही हैं तो कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए, उसको सब कुछ पता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि उसने इंजीनियरिंग की है, लेकिन ठीक है, वो किसी डॉक्टर का बेटा था और उसने बचपन से ही अपने पापा को ये करते हुए देखा है। इनफैक्ट उसके पापा बोल देते थे, वही सारे इंजेक्शन वगैरह लगाता था, उसके बावजूद भी वो खुद का अपना क्लिनिक नहीं खोल सकता। ठीक है, क्लियर है? मतलब क्लिनिक अपना खुद का खोल के वह खुद दवाइयां नहीं लिख सकता, वो खोल सकता है लेकिन उसे क्लिनिक पर किसी डॉक्टर को बिठाना होगा, वो खुद नहीं बैठ सकेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो तकनीकी योग्यता नहीं है। ऐसी डॉक्टर चाहे कि भैया मैं इंजीनियरिंग का काम कर लूं, ठीक है, तो नहीं कर सकता, चाहे बेशक योग्यता कितनी भी हो, नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए तकनीकी योग्यता की आवश्यकता होती है। तीसरा क्या है बेटा, ठीक है, तीसरी योग्यता क्या है, ठीक है, सार्वजनिक जनता के हित में हो, जनता के हित में हो, हित में हो। अब जैसे मान के चलिए कि नहीं, मुझे लग गया कि भाई मैं अफीम का कारोबार करूंगा, ठीक है साहब, मैं क्या करूंगा, मैं अफीम का कारोबार करूंगा, खूब फायदा है, ठीक है, मैं खूब धुआंधार लोगों को अफीम पिलाऊंगा और ठीक है जबरदस्त अपना फायदा करूंगा भैया, पैसे कमाऊंगा। तो क्या मैं अफीम को, ठीक है, एज अ व्यवसाय यूज कर सकता हूं, चूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो साधारण जनता के हित में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं अफीम का व्यापार नहीं कर सकता, मैं हेरोइन का व्यापार नहीं कर सकता, मैं भारत में गांजा का व्यापार नहीं कर सकता। क्यों सर? क्योंकि वो साधारण जनता के या सार्वजनिक जनता के हित में नहीं है, इसलिए, क्योंकि उनसे वहां का उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इस वजह से बेटा साधारण जनता के हित में नहीं है, डेट्स वाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है और मैंने यहां पर आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाया। आर्टिकल 20 पर चलते हैं फटाफट से। आर्टिकल 20, ठीक है सर, क्या कहता है आर्टिकल 20? अपराधों के लिए, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दो सिद्धि के
संबंध में संरक्षण, संरक्षण। ठीक है, अब ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। आर्टिकल 20 इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोई भी बच्चा बताए। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या बोलते हैं, मुझे कोई बताए। शराब क्यों बेची जाती है? शराब बेटा साधारण जनता के हित में नहीं है, ये बात हकीकत है। ठीक है, तो लेकिन उसके बावजूद भी ठीक है बेची जा रही है। क्यों बेची जा रही है? क्योंकि सरकार ने अनुमति दे रखी है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि नहीं, ठीक है ना, ये अफीम, गांजा, हेरोइन, ठीक है, इन सारे मादक पदार्थों की तरह शराब भी बहुत ज्यादा हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, बहुत ही ज्यादा, तो वह उस पर रोक लगा सकती है। कई राज्यों ने लगा रखी है, गुजरात ने लगा रखी है, बिहार ने लगा रखी है, वहां पर नहीं बेची जा रही। ठीक है, चलिए ठीक है बाबू, आर्टिकल 20 बहुत महत्व का आर्टिकल है। और आर्टिकल 20 क्या बोलता है? अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अब ये जो अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 इतना जबरदस्त आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, इतना जबरदस्त समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है और बहुत अच्छे समझाऊंगा। हाँ, बहुत अच्छे। देखो भावना ने लिखा है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ठीक है सर, लिख लेना प्रोटेक्शन, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, फॉर ऑफेंस। ठीक है, अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण सर। ठीक है, लिख लेना आप सभी लोग बेटा जी। अच्छा, अब यहां पर समझना, हाँ, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर, ठीक है, ऑफेंसेस जी, बहुत अच्छे। ठीक है, अब ये जो है ना अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, देखो इसका मतलब क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है, बड़ा आर्टिकल है, बहुत अच्छे से। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण इंग्लिश में क्या है? ठीक है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ, टेक कन्विक्शन, ठीक है, फॉर ऑफेंस, ऑफेंस। चलिए, ये है आपका, ठीक है, आर्टिकल 20 अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब बस इसका मतलब समझना। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मान के चलिए, देखो ये बात समझना, ठीक है, मान के चलिए कि मैंने कोई भी एक ऐसा एक्ट किया, ठीक है बच्चे, प्लीज इस पर फोकस करना बहुत अच्छे से, जिसे मैं समझाने जा रहा हूं आपको। ठीक है, और बिल्कुल एकदम देसी भाषा में समझाऊंगा। मान के चलिए कि मैंने कोई भी एक ऐसा एक्ट किया, कोई एक ऐसा एक्ट मैंने किया जो पूरी तरह से, ठीक है, गैर कानूनी था, इलीगल था। तो मैंने सर कोई एक ऐसा एक्ट किया जो पूरी तरह से इलीगल था। तो अगर मैं कोई ऐसा एक्ट करता हूं, ऐसा कृत्य करता हूं जो इलीगल है, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, मैं अपराधी तो हूं। अरे बोलो ना बेटा, ठीक है, मैं कौन हूं सर? मैं अपराधी हूं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं अपराधी हूं। अगर मैंने कोई, ठीक है, ऐसा एक्ट किया है जो पूरी तरह से इलीगल है, तो हाँ मैं अपराधी हूं। ऑफेंसेस, ऑफेंसेस, ठीक है। तो मैंने अगर कोई ऐसा एक्ट किया है मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं अपराधी हूं, ठीक है, जो लीगल है। तो मैंने कोई ऐसा गैर कानूनी कृत्य किया, और उस गैर कानूनी कृत्य को करने के उपरांत, ठीक है, मेरा जो दर्जा है वो अपराधी का हो गया, तो मैं अपराधी हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा एक्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राक्षस हो गया। क्लियर है? अरे भाई अपराधी तो है, ठीक है, अपराध भी कौन करता है? ठीक है, अपराध भी, ठीक है, हम ही जैसे लोग करते हैं। ठीक, कई बार जाने में, कई बार अनजाने में, ठीक है, गलतियां हो जाती है, भूल हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पिशाच हो गए, राक्षस हो गए, ठीक है, उनके अपने कुछ मानवीय अधिकार नहीं है, उनसे उनके सभी मानवीय अधिकारों को छीन लिया जाए, नहीं।
अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसा ठीक है कृत्य किया है, कोई ऐसा एक्ट किया है जो इनलॉफुल है, क्लियर है, जो गैर कानूनी है, तो उसके बावजूद भी उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अपराधी के भी अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसके भीतर 3 क्लॉजेस हैं, आर्टिकल 20 क्लॉज 1, ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 और आर्टिकल 20 क्लॉज 3। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है आपको। ये 3 क्लॉजेस हैं, 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2, 20 क्लॉज 3। अब ये जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है, ठीक है, इसमें बोला गया है बूथ लक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण। समझाऊंगा बहुत अच्छे से, बूथ लक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण, दंडिक विधियों से संरक्षण, संरक्षण, ठीक है। सबसे पहला सर क्या है, भूत लक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण, जो सबसे पहला। दूसरा है आपका दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, ठीक है। और ये जो तीसरा है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ये है अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, गवाही देने से संरक्षण, देने से संरक्षण, ठीक है। मैं लास्ट में सभी के कमेंट लूंगा भैया, बिल्कुल परेशान मत होना, और पहले आप इनको समझो, ठीक है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है, बूथ लक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण, आर्टिकल 20 क्लॉज 1, ठीक है सर। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है, 20 क्लॉज 2 कहता है दोहरी दंड से संरक्षण। क्या कहता है बाबू, दोहरी दंड से संरक्षण, 20 क्लॉज 2, ठीक है। और ये क्या कहता है सर, आर्टिकल 20 क्लॉज 3, अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। अब ये बात आपको समझनी है, ठीक है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो कहता है बूथ लक्षी दंडिक विधियों कहेंगे एक्स फैक्टो, ठीक है। तो जो आपकी बूथ लक्षी दंडिक विधियां हैं उनसे संरक्षण, दोहरे दंड से अपनी विरुद्ध गवाही देने संरक्षण। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, आपके बीच में से कोई एक स्टूडेंट ले लेता हूं मैं, ठीक है, सपोज दैट, या फिर मान के चलो नहीं ले रहा मैं आपके बीच में से कोई एक स्टूडेंट, मैं किसी ऐसे ही किसी व्यक्ति को, ठीक है, उठाता हूं जिसका नाम है रोहन, रोहन, ठीक है। अब ये जो रोहन है, ठीक है, ये बेचारा बड़ा गरीब है, बहुत गरीब है ये रोहन, इतना गरीब कि एक अच्छी सी कोचिंग में पढ़ने के लिए भी इसके पास रुपए पैसे नहीं है, इतना गरीब है ना, इतना गरीब कि एक अच्छी सी कोचिंग में पढ़ने के लिए भी इसके पास क्या नहीं है बेटा, ठीक है, रुपया पैसा नहीं है, इतना गरीब है। लेकिन ये पढ़ना चाहता है, ये कुछ बनना चाहता है, ये देश के हित में कुछ काम करना चाहता है। तो इसने क्या किया कि अपनी इन फाइनेंशियल दिक्कतों को दूर करने के लिए इसने चोरी कर ली, मान के चलो, ठीक है, सपोज दैट, ठीक है। तो रोहन ने क्या किया कि रोहन ने चोरी की, ठीक है। तो ये रोहन चोरी करने के उद्देश्य से बेसिकली किसी घर में घुसा, और घर में घुसने के बाद बेटा रोहन ने चोरी की, रोहन ने चोरी की, किसी के घर में घुस गया और चोरी कर दी रोहन ने, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, सपोज रोहन ने चोरी की, इंटेंशन रोहन का क्या था, ठीक है, बड़ा अच्छा था कि साहब मैं चोरी के रुपयों से पढ़ूंगा, लेकिन उसने क्या की बेटा, चोरी की, ठीक है। फाइनली जब उसने चोरी की तो घर का एक सदस्य जग गया, और जगने के बाद उसने रोहन को पकड़ने की कोशिश की कि भाई चोर को हर कोई व्यक्ति पकड़ता है। तो घर का एक सदस्य जग गया, और जगने के बाद जब रोहन को उसने पकड़ने की कोशिश की तो रोहन के पास, ठीक है, कुछ एक ऐसा धारदार हथियार वगैरह था कि रोहन ने जो है ना उसके पेट में घूप दिया, चाकू वगैरह साथ लेके आया होगा अपनी सेफ्टी के लिए। भाई इतना तो समझदार है, इतना तो जानता है कि किसी के घर में चोरी करने जाऊंगा तो कोई ना कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए, रामपुरी फामपुरी साथ में, कि भाई अपनी रक्षा कर सको। तो कोई घर का सदस्य जगह जिसने रोहन को पकड़ा, उसने उसके चाकू घुस दिया। तो कुल मिलाकर रोहन ने जो है ना बेटा, ठीक है ना, इसी क्रम में हत्या का प्रयास भी किया, हत्या का प्रयास भी किया रोहन ने, हत्या का प्रयास भी किया, ठीक है। एक इसके बाद एक और व्यक्ति, ठीक है ना, वो आ गया, उसने रोहन को रोका, उसने इनफैक्ट रोहन को जेट से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पीछे से रोहन की जेट पकड़ ली। रोहन घबरा गया, रोहन को लगा कि आज अगर मैं पकड़ गया तो इसका मतलब ये है कि मेरा पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, मैं तो फिर पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, कुछ भी हो जाए। तो उसने क्या किया, ठीक है, जिस व्यक्ति ने पीछे से रोहन की जेट पकड़ के रोहन को रोका था, रोहन ने उसको धक्का मार दिया
और 5वीं मंजिल से नीचे गिरा दिया। अर्थात कहने का मतलब है कि रोहन ने एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी, एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी। करने क्या गया था बेचारा? चोरी। ठीक, करने क्या गया था? चोरी। और क्या क्या कर बैठा? क्या क्या कर बैठा? चोरी, हत्या का प्रयास और एक व्यक्ति की हत्या फाइनली। ठीक है, ये इतने सारे एक्ट इसने किए। तो जब इतने सारे एक्ट किए तो रोहन अपराधी है, बात समझ में आ रही है? तो रोहन के खिलाफ एविडेंसेस मिल गए। रोहन के खिलाफ मेरे प्यारे बच्चे, देखिए हमको पर्याप्त साक्ष्य मिल गए रोहन के खिलाफ, पर्याप्त साक्ष्य मिल गए रोहन के खिलाफ। ठीक है, और जब पर्याप्त साक्ष्य रोहन के खिलाफ मिले तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, रोहन अपराधी है, अपराधी है रोहन। ये बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है, कि रोहन अपराधी है, पर्याप्त साक्ष्य मिल गए। ठीक है, और रोहन अपराधी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सीसीटीवी कैमरा में रोहन की साफ साफ शक्ल आ गई कि ये सब रोहन ने ही किया है। ठीक है, अच्छा, अब रोहन पढ़ा लिखा था, मैं बता रहा था ना, रोहन पढ़ा लिखा था, अपनी पढ़ाई को और आगे करना चाहता था, इसलिए रोहन ने चोरी की। रोहन जानता था कि अगर मैं चोरी करता हूं, ठीक है, रोहन को पता है कि अगर मैं चोरी करता हूं, अगर मैं चोरी करने जा रहा हूं, तो चोरी करने के केस में मुझको अधिकतम 1 साल की सजा होगी, अधिकतम 1 साल की सजा होगी, और 2 महीने बाद मुझे बेल मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी, मुझे बेल मिल जाएगी 2 महीने बाद। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई को, ठीक है, सुचारू रूप से स्टार्ट कर सकता हूं। अगर इन केस में पकड़ा गया तो अधिकतम 1 साल की सजा होगी, 2 महीने बाद बेल मिल जाएगी, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई को कर सकता हूं, ठीक है, और मैं, ठीक है, अपना कोई अधिकारी बन जाऊंगा। ठीक है, मान के चलो सपोज दैट। लेकिन अब क्या हुआ कि रोहन की जान को लंपूचा लग गया बेटा। वो क्या लग गया कि उसको हत्या का प्रयास, ठीक है, और एक व्यक्ति की सजा। तो हत्या के प्रयास में ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हत्या का प्रयास करते हो तो इसमें आपको, ठीक है, सपोज दैट मान के चलिए कि इसमें आपको, ठीक है, 7 साल सजा हो सकती है हत्या के प्रयास में। ठीक है, 7 साल सजा का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है। और अगर एक व्यक्ति की हत्या कर दी तो इसमें अधिकतम आपको आजीवन कारावास हो सकता है, कारावास हो सकता है, कारावास हो सकता है। ये सारी चीजें, ठीक है, हो सकती हैं, मेरी बात मान के चलिए। ठीक है, ये बात समझ ली आपने? तो चोरी की तो 1 साल की सजा है, ठीक है, और हत्या के प्रयास में 7 साल का, और भैया जी व्यक्ति की हत्या कर दी उसने तो आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 1 भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण। ठीक है ना, देखो पढ़ा लिखा बच्चा था रोहन, और रोहन ने ये जो बेटा एक्ट किया है, ये एक्ट रोहन ने आज किया है। आज कितनी डेट है? देखिए 17 तारीख। तो रोहन ने ये जो एक्ट किया बेटा, रोहन ने ये जो एक्ट किया, ये आज रोहन ने 17 नवंबर को किया 2023 को। मेरी बात समझना बेटा, 2023 को किया, क्योंकि रोहन को पता था कि आज की डेट तक, ठीक है, मैं ये जो कांड करने जा रहा हूं चोरी, आज की डेट तक इसके लिए जो अधिकतम सजा है वो क्या है? केवल 1 साल है। मैं 1 साल में वापस आ जाऊंगा, जेल से निकल जाऊंगा, लेकिन मेरी आर्थिक कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, मेरी घर की परेशानियां दूर हो जाएंगी, ठीक है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, कोई बात नहीं, 1 साल जेल में भी रहना पड़े तो क्या बात है। ठीक है, लेकिन जैसे ही रोहन अपराधी प्रूव हुआ, जैसे ही एविडेंसेस रोहन के खिलाफ मिले, ठीक है, तभी क्या हुआ कि तभी संसद ने एक कानून बना दिया, तभी संसद ने बेटा एक नया कानून बना दिया। ठीक है ना, क्योंकि प्रदेश में बहुत सारी चोरी की घटनाएं हो रही थी, देश में बहुत सारी चोरी की घटनाएं हो रही थी, तो भैया चेंज किया गया और एक कानून बनाया गया, और कानून ये बनाया गया कि अगर आज से, ठीक है ना, कोई भी चोरी करता है, या कल से कोई भी चोरी करता है, या फिर 1 दिसंबर से कोई भी चोरी करता है, तो चोरी करने वाले व्यक्ति को, अर्थात चोर को मृत्युदंड की सजा मिलेगी, चोर को मृत्युदंड की सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि रोहन को 1 साल की सजा होगी, ठीक है, या फिर रोहन को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब रोहन ने ये एक्ट किया था 17 नवंबर 2023 को, तो चोरी के लिए जो अधिकतम सजा थी, चोरी के लिए अधिकतम सजा बेटा 1 साल की थी। रोहन बहुत अच्छे से जानता था, पढ़ा लिखा था, उसने चोरी कर ली। लेकिन 2-3 दिन बाद एक ऐसा कानून आ गया कि अब चोरी करने वाले को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। तो भैया जी रोहन को भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण, मतलब रोहन ने जिस दिन ये एक्ट किया, जिस दिन रोहन ने ये कृत्य किया, तो उस दिन जो भी सजा का प्रावधान था वही रोहन को मिलेगा।
ठीक है, अगर कोई बाद में किसी भी सजा का प्रावधान होता है तो भैया जी उस सजा से रोहन को मुक्ति मिलेगी, उस सजा को रोहन नहीं काटेगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई? कहने का आशा यह है कि 17 नवंबर 2023 को चोरी करने के लिए, ठीक है ना, 17 नवंबर 2023 तक चोरी करने के लिए क्या सजा थी? 1 साल की। 17 नवंबर 2023 तक चोरी करने के लिए क्या सजा थी? 1 साल की। बाद में संसद ने कानून बना दिया, ठीक है, मान के चलिए कि संसद ने 18 नवंबर को कानून बना दिया है, ठीक है, 18 नवंबर को ये कानून बना दिया संसद को, ठीक है, संसद ने, सॉरी, तो संसद ने 18 नवंबर को ये कानून बना दिया और 18 नवंबर को बेटा संसद ने ये कानून बना दिया कि अब, ठीक है, चोरी करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। चोर बेखौफ हो रहे हैं, दुनिया भर की चोरी कर रहे हैं, पूरे देश में चोरी की घटनाएं हो रही हैं, खौफ पैदा किया जा सके, चोरी को रोका जा सके, इसलिए चोरों को 1 साल की हम सजा देंगे। ठीक, कितने की सर? 1 साल की, सॉरी, चोरों को मृत्युदंड की सजा देंगे। लेकिन भाई रोहन को नहीं मिलेगी मृत्युदंड की सजा, उसको मिलेगी जो 18 नवंबर को या उसके बाद चोरी करेगा। रोहन ने चूंकि एक दिन पहले चोरी की थी और जिस दिन चोरी की थी उस दिन, ठीक है, जो उसके लिए सजा था वो क्या था? ठीक है, 1 साल की सजा थी। तो इसका मतलब समझे, भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण का मतलब है कि सर जब आपने एक्ट किया, ठीक है, तो कृत्य करते समय, ठीक है, जिस भी सजा का प्रावधान था आपको वही मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। जिस भी सजा का प्रावधान था कृत्य करते समय बेटा, जिस भी सजा का प्रावधान था, जब आपने एक्ट किया, जब आपने चोरी की, तो चोरी करते समय मेरे प्यारे बब्बू, ठीक है, जिस तरह, ठीक है, जिस समय जिस भी सजा का प्रावधान था, वो कृत्य करते समय जो सजा निर्धारित कर रखी थी, जिस भी सजा का प्रावधान था, आपको वही काटनी पड़ेगी, आपको वही काटनी पड़ेगी। भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण मतलब भविष्य में बनाई गई जो विधियां हैं, ठीक है, उनसे आपको संरक्षण मिलेगा। अब दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब क्या है? अब ये बात आपको समझना है। दोहरे दंड से संरक्षण, रोहन ने क्या किया है? रोहन ने चोरी, हत्या का प्रयास से एक व्यक्ति की हत्या, तो रोहन को बेटा, ठीक है, इस चोरी की सजा के लिए, बात समझ में आ रही है, इस चोरी के अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। दोहरे दंड से संरक्षण, अपराध चोरी का है तो चोरी के अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। हाँ, ठीक है ना, इसको, ठीक है, 3 धाराओं में सजा मिलेगी। 3 धारा कौन कौन सी? एक तो चोरी वाली धारा, ठीक है, दूसरी हत्या के प्रयास वाली धारा, तीसरी एक व्यक्ति की हत्या की धारा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हत्या के प्रयास में, ठीक है, उसको एक ही कृत्य में 2 बार सजा का प्रावधान हो, एक कृत्य में एक ही सजा का प्रावधान होगा। बात समझ में आई? उसने चोरी की तो चोरी की सजा 1 साल प्लस, हत्या का प्रयास किया तो 7 साल की सजा प्लस 8 साल हो गए, टोटल 8 साल प्लस एक व्यक्ति की हत्या की तो आजीवन कारावास। अब आजीवन कारावास हो गया, अगर ऐसे करके देखें तो प्लस क्या हो गया? आजीवन कारावास हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे उसने हत्या का प्रयास किया, किसी भी एक व्यक्ति की हत्या का प्रयास किया, तो इसी अपराध में उसको 2 बार सजा दी जाए। तो एक ही अपराध में केवल, देखिए, 1 बार सजा का प्रावधान है, 2 बार नहीं। देखिए, एक ही अपराध में, एक अपराध में 1 बार सजा का प्रावधान है। एक बार सजा का प्रावधान है, ठीक है। अब उसने चोरी की, अब चोरी चाहे उसने 5 रुपए की या 5 करोड़ की, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते साहब 5 करोड़ की चोरी की है तो इसको, ठीक है, 5 बार चोरी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने बड़ी चोरी की है, 5 करोड़ की चोरी की है। चाहे वो 5 रुपए की करता 5 करोड़ की, उसको केवल व केवल चोरी की सजा मिलती, ठीक है बाबू। किसकी? उसको केवल व केवल चोरी की सजा मिलती। वो 5 रुपए की करता है, 5 करोड़ की करता, उसको मिलती चोरी की सजा, बस केवल, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उसको एक ही अपराध में 2 बार सजा मिल जाए, तो दोहरे दंड से संरक्षण है, एक ही अपराध में 2 बार सजा नहीं मिल सकती। हाँ, अगर उसने 3 अपराध किए हैं तो सबकी अलग अलग सजा मिलेगी उसको, लेकिन किसी एक ही अपराध की 2 बार सजा नहीं मिल सकती, ठीक है। और तीसरा है अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि किसी व्यक्ति को बेटा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, जिससे कि वह अपने विरुद्ध गवाही देने को तैयार हो जाए। तो शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, जिससे कि वो अपने ही विरुद्ध गवाही देने को तैयार हो जाए, किसी भी व्यक्ति को,
ना तो शारीरिक ना मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। जैसे वो व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही देने को तैयार हो जाए। क्लियर है? ठीक है। हाँ, ठीक है। अगर उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, आप उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करो, उसके विरुद्ध जितनी भी एविडेंसेस हैं वो सारे एविडेंस आप सबूत को पेश करो, ठीक है। और जो भी मजिस्ट्रेट साहब जज साहब होंगे वो फैसला सुना देंगे, बस सिंपल सी बात है। तो जितनी भी एविडेंसेस हैं, जितनी भी साक्ष्य उस व्यक्ति के विरुद्ध हैं, आप उनको वहां पर, ठीक है, कोर्ट में पेश करो। लेकिन पुलिस मार मार के ये नहीं कह सकती कि बता तूने चोरी की है, बता बोल तूने चोरी की है। नहीं, ना आप शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से, जबकि ऐसा होता नहीं है, इसका उल्टा ही होता है, ठीक है ना। इसका उल्टा ही होता है। थाने में एक पटा रखा रहता है जिस पर लिखा रहता है कि आन मिलो सजना, और वो इतना बचता है कि सजना का सजनी बन जाता है, ठीक है। तो ये कहीं होता ही नहीं है। खूब शारीरिक और मानसिक रूप से खूब प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में बोला है कि अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप मुझे बताएंगे, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये केवल समझाने के लिए था। अब हम चलते हैं आर्टिकल 21 की तरफ। 21 बड़ा ब्रॉड आर्टिकल है, ठीक है। जो मानसिक रूप से तैयार है, ठीक है ना, इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए उनका स्वागत है। बहुत ब्रॉड आर्टिकल है। सर जैसे दिल वाले में अजय देवगन। आपका पढ़ाया हुआ क्लास में याद हो जाता है, इससे पहले मैं पॉलिटी पढ़ चुकी हूं, तब समझ नहीं आया। चलो, सर नेट पॉलिटिकल साइंस का आप एक बैच ले आए, नेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस का। चलिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखो दुर्गेश ओझा को देखो, सर अगर मजिस्ट्रेट बिक जाए तो क्या होगा। मतलब देखो ऐसे ऐसे प्रश्न, सर मजिस्ट्रेट बिक जाए तो क्या होगा। यार एक, ठीक है, संविधान पढ़ा रहा हो यार, तुम इफ एंड बट क्यों लगाते हो उसमें। चलिए, अच्छा सालू, ओके। हेलो, नहीं साउंड आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है, आइए। ठीक है, अब ये देख लो बहुत अच्छे से, ठीक है। आर्टिकल 20 का जो, ठीक है, व्याख्या है, आर्टिकल 20 की व्याख्या 3 आर्टिकल्स में है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 भूत लक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण, 20 क्लॉज 2 दोहरे दंड से संरक्षण, 20 क्लॉज 3 अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। आर्टिकल 21 पे चलते हैं फटाफट से। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ, ठीक है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। चलिए यहां पर आओ, देखो यहां पर 2 प्रकार के अधिकार आपको मिल रहे हैं बच्चों, ठीक है। पहला अधिकार आपको मिल रहा है, ठीक है ना, दैहिक स्वतंत्रता का, पर्सनल लिबर्टी का। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार आपको मिला है वो किसका सर, दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी का मिला है, ठीक है, सबसे पहला। और दूसरा जो आपको मिला है वो किसका है सर, राइट टू लाइफ का, मतलब आपको जीवित रहने का अधिकार है। राइट टू लाइफ का मतलब है कि साहब आपको जीवित रहने का अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब है कि आपको जीवित रहने का अधिकार है, राइट टू लाइफ, जीवित रहने का राइट है।
अब जैसे आपको जीवित रहने का अधिकार है, तो आप खुद को भी, ठीक है, अपने आप से आप इस अधिकार से अपने आप को वंचित नहीं कर सकते। आप स्वयं भी अपने आप को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। यह भी एक कानूनन अपराध है। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि जीवित रहने का अधिकार है, राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ, जीवित रहने का अधिकार है। जैसे आपको जीवित रहने का अधिकार है, तो आप स्वयं अपने आप को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। किसी और को तो आप कर ही नहीं सकते। अब जैसे मर्डर होता है, ठीक है, किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो उसने क्या किया, हत्या करके उस व्यक्ति को जीवित रहने के अधिकार से वंचित कर दिया, बस अब वो जीवित नहीं है कि नहीं? अगर किसी की हत्या हो गई तो किसी की हत्या का क्या मतलब है कि आपने उसको, ठीक है, उसके जीवित रहने के अधिकार से वंचित कर दिया, बस अब वो इस संसार में जीवित नहीं है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसको आपने उस अधिकार से वंचित कर दिया, तो इसलिए आपको सजा होती है हत्या की। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं और वो बच जाते हैं, है ना, ध्यान रखना, खुदकुशी करते हैं, बच जाते हैं ना, तो कोई बात नहीं, बच जाते हैं तो पुलिस भी समझती है कि इस व्यक्ति की मानसिक हालत ऐसी है कि ये खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गया। अगर यह व्यक्ति अपने ही प्राणों को, ठीक है, लेने के लिए तैयार हो गया, तो इसकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी? बेसिकली पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन लेती नहीं है, काउंसलिंग वगैरह होती है, ज्यादा से ज्यादा घर वालों को बोला जाता है कि आप इसके साथ रहें, साथ, ठीक है ना, डिस्कस करें, ये सारी चीजें। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि पुलिस को पूरा अधिकार है कि अगर वो व्यक्ति जो अपने जान लेने की कोशिश कर रहा था बच गया, तो वो भी अपराधी है। क्यों? क्योंकि वह खुद अपने आप को, ठीक, अपने इस मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया था। वो बात अलग, कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, क्योंकि, ठीक है, बेसिकली मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ऐसा करता है, ठीक है, जिसमें परेशानियों को फेस करने की हिम्मत नहीं होती, जो हारा हुआ इंसान होता है, डरा हुआ होता है, ठीक है, आमतौर पे मैं बोलूं, ठीक है ना, अगर तो जो कमजोर होता है, जो, ठीक है, डरपोक होता है, तो बेसिकली वो व्यक्ति इस तरह का फैसला लेता है, ठीक है, सुसाइड करने का। ठीक है, अगर वो बच गया ना तो वो भी अपराधी है, क्योंकि उसने खुद अपने आप को जीवित रहने के अधिकार से वंचित कर दिया। और कोई किसी की हत्या करता है तो इसी अधिकार से वंचित करता है। अब ये है यहाँ पर दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। अब ये दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता बेटा, इसकी बहुत सारी व्याख्याएं हैं, इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है। दैहिक स्वतंत्रता, जैसे आपको दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। ठीक है सर, किसका है? आपको दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है सर, मैंने बोला दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। तो इस पर्सनल लिबर्टी की बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है। जैसे 2019 में एक आईएएस का क्वेश्चन था कि ये जो पर्सनल लिबर्टी है ना, दैहिक स्वतंत्रता, इस दैहिक स्वतंत्रता का आशय ये है कि अपने आपको अपने पसंद के व्यक्ति से, ठीक है ना, पसंद के साथी से विवाह करने का अधिकार है। तो इसी की एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूं। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी बेटा इसकी एक्सप्लेनेशंस दी है, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी की, वो सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन है कि अपने पसंद के साथी से विवाह का अधिकार, अपने पसंद के साथी से विवाह का अधिकार, साथी से विवाह का अधिकार। विवाह का अधिकार, ठीक है सर, क्या? अपने पसंद के साथी से विवाह का अधिकार, मतलब प्रेम विवाह जिसको बोलते हैं आमतौर पर। ये यूपीएससी का प्रश्न था कि अपने पसंद के साथी से विवाह करने का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? कई लोग इसमें आर्टिकल 19 कराए थे, आर्टिकल 21 होगा, क्योंकि ये आपका पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्लियर है? और कोई भी अगर आपको आपके इस अधिकार से वंचित करे, तुरंत आर्टिकल 32 के अधीन रहते हुए आप कोर्ट चले जाइए। कोई भी आपको आपके इस अधिकार से, मौलिक अधिकार से वंचित कर रहा हो, तुरंत कोर्ट चले जाओ कि साहब, ठीक, मुझको मेरे इस अधिकार से, मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, मुझको मेरे, ठीक है, पसंद के साथी से विवाह नहीं करने दिया जा रहा, रोका जा रहा है। क्लियर है? इसी के अंतर्गत आपको बेसिकली राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार है। इसी के अंतर्गत आपको निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार है। जैसे मैं एक बात आपको बताता हूं, बहुत अच्छी। अलीगढ़ एक मूवी आई थी, आप देखना अलीगढ़ मूवी को, वो बेसिकली होमोसेक्सुअल्स रिलेशनशिप पे है। इसमें मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव हैं।
ठीक है। तो अलीगढ़ मूवी में बेसिकली मनोज वाजपेयी एक प्रोफेसर बने हैं और ये एक ट्रूली इंसिडेंट है, उस पर बेस्ड है ये। अलीगढ़ में ऐसा हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऐसे कुछ उनका नाम था, ठीक है, सैयद हुसैन कुछ करके ऐसे कोई प्रोफेसर थे। तो वो बेसिकली प्रोफेसर जो थे वो गे थे, ठीक है ना। और आमतौर पे जो है ना गे लोग जो होते हैं वो होमोसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। तो वो गे थे, होमोसेक्सुअल थे। तो वो इस तरह से जो है ना उनकी कोई एक प्राइवेट वीडियो जो है वो यूनिवर्सिटी में लीक हो जाती है, ठीक है ना। कुछ बहुत ही प्राइवेट वीडियो, ठीक है, बेसिकली जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो उस तरह की वीडियो कोई उनकी लीक हो जाती है। और जब उनकी वीडियो लीक होती है तो लोग उनको जो है ना, बड़े जो उनके स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो उनको बड़े, ठीक है, मतलब शेम बोलते हैं कि यार तुम पे लानत है प्रोफेसर। और वो बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, आई थिंक वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, है ना। और बहुत नामी ग्रामी प्रोफेसर थे, बहुत नाम था उनका, ठीक है। लोग स्टूडेंट्स उनको पूछते थे, अपना देवता मानते थे। लेकिन जब ये घटना होती है कि कोई उनके, ठीक है, प्राइवेट वीडियो को लीक कर देता है उनके रूम की, ठीक है, तो फिर लोग उन पर शेम करते हैं। उनके स्टूडेंट्स, उनके कलीग, कोई उनसे बात नहीं करता, मतलब उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल जैसे कि वो जो है ना इस समाज के है ही नहीं, बिल्कुल अनटचेबल की तरह उनके साथ बिहेव किया जाता है, ठीक है। अब वो इतने समझदार थे, उन्होंने कहा यार मैंने क्या गुनाह किया, ठीक है, मैं होमोसेक्सुअल हूं, इतनी सी बात है। गुनाह उस व्यक्ति ने किया जिसने मेरे कमरे में इलीगल तरीके से कोई डिवाइस रख के इसकी वीडियो बनाई। उसने मेरी, ठीक है, निजता के अधिकार का उल्लंघन किया, उसने मेरा प्राइवेसी का अधिकार का क्या किया, उल्लंघन किया। और वो कोर्ट चले जाते हैं, लंबा ट्रायल होता है, केस चलता है और प्रोफेसर साहब जीत जाते हैं। और प्रोफेसर साहब जब जीत जाते हैं, ठीक है, तो प्रोफेसर साहब को वाइज्जत बरी किया जाता है बाकायदा। और यूनिवर्सिटी को कहा जाता है कि पूरे सम्मान के साथ इनको दोबारा से, ठीक है, उसी पद पर, ठीक है, जो इनका पद था, जिस बेसिकली ऑफिस में ये थे, ठीक है, जिस पोजीशन पे थे उस पोजीशन पे, और अभी तक का जो भी वेतन है उनको पूरा वापस किया जाए। और बाकायदा, ठीक है, एक माफीनामा यूनिवर्सिटी की तरफ से लिखवाया गया, क्योंकि उनको बर्खास्त कर दिया गया था, उनकी इस एक्ट के लिए बर्खास्त कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको बर्खास्त करने की, ठीक है। ये तो अपनी जगह सही थे, गलत वो व्यक्ति था, ये हकीकत बात है। अब जैसे मान के चलिए किसी के प्राइवेट वीडियो लीक हो जाते हैं, है ना बेटा, जैसे किसी गली मोहल्ले में हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, उनका कोई प्राइवेट वीडियो लीक हो गया, हम लोग क्या करते हैं कि उसकी वाइफ को, ठीक है, ट्रोल करने लग जाते हैं इस तरह से। या फिर हस्बैंड वाइफ भी नहीं है, मान के चलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई भी ऐसा प्राइवेट वीडियो हम ट्रोल करने लग जाते हैं। गलत वो नहीं है, गलत हम लोग हैं बेटा, कि हमने उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन कैसे किया। आप बताइए, आप हम सब लोग, ठीक है, जो इस दुनिया में है, बुरा मत मानना, जितने भी बच्चे आप सब लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, हम जो सब लोग इस दुनिया में है मेरे प्यारे बच्चे, वो ठीक कैसे हैं हम सब लोग जानते हैं कैसे हैं। अगर मान के चलिए कि कोई, ठीक है, आपके और हमारे मम्मी पापा का वीडियो लीक कर देता, तो हमारे मम्मी पापा की उसमें गलती है या उस व्यक्ति की गलती है जिसने वो वीडियो लीक किया? क्योंकि उसने क्या किया बेटा, निजता के अधिकार का उल्लंघन किया। हाँ बिल्कुल, OMG 2 में भी यही स्टोरी है, बहुत जबरदस्त स्टोरी है OMG 2 में, ठीक है। वो बच्चा है, वो मास्टरबेशन करता है, कि वो तो गलत है कि उसने मास्टरबेशन बेसिकली स्कूल में की, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा गलत वो है जिसने कैमरा लगाकर उसके इस वीडियो को पब्लिक किया, बिल्कुल OMG 2 की तरह, ठीक है। और अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आप सीरियस स्टूडेंट हो, अगर आप इस सोच को पकड़ पा रहे हो, ठीक है, यहां तक आप पहुंच पा रहे हो, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये दिक्कत है बेटा, ठीक है, क्लियर है। तो निजता का अधिकार, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, इसके अलावा, ठीक है, राइट टू शेल्टर, आपको आश्रय का अधिकार है। इसके अंतर्गत आश्रय का अधिकार है, आर्टिकल 21 की ही व्याख्या है, आपको राइट टू शेल्टर, आश्रय का अधिकार है, ठीक है। मतलब आपको आपकी छत का अधिकार है, कि आपके पास आपकी अपनी छत होनी चाहिए, या आपकी अपनी ना हो तो कहीं पर भी मेरे प्यारे बच्चे जो है ना आपको, ठीक है, आश्रय दिया जाए, राइट टू शेल्टर, आश्रय का अधिकार है। इसके अंतर्गत, ठीक है, भोजन का अधिकार है, राइट टू फूड, भोजन का अधिकार है इसके अंतर्गत, राइट टू फूड। इसके अंतर्गत आपको राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है,
संरक्षण का अधिकार है। ठीक है सर जी। सूरज किंग, हाँ बिल्कुल, कॉल रिकॉर्डिंग भी बेटा, जो लोग कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं वो भी यही करते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर, चलिए इसके अंतर्गत आपको, ठीक है, 7वां पॉइंट लिख देता हूं बेटा, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, 7th पॉइंट यहां पर, इसके अंतर्गत आपको बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पाने का अधिकार है। बिजली पाने का अधिकार है, इलेक्ट्रिसिटी पाने का अधिकार भी आपका, ठीक है बेटा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप सोच के देखो, इलेक्ट्रिसिटी, अगर किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रिसिटी के अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो उसको उसकी पर्सनल लिबर्टी से वंचित किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा सर उसको चिकित्सा सुविधा प्राप्त पाने का अधिकार है, उसको चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार है, पाने का अधिकार है। पाने का अधिकार है सर, क्या? चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार है। ठीक है, इसके बाद व्यक्ति को विदेशी यात्रा करने का अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार उसकी पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंतर्गत आता है। किसका भाई? विदेशी यात्रा करने का अधिकार उसकी पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ठीक है सर, इसके अलावा उसको आजीविका का अधिकार भी है, आजीविका का, राइट टू लाइवलीहुड, आजीविका का अधिकार भी है। अगर किसी भी व्यक्ति को उसके आजीविका के अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो इसका मतलब है आपके, ठीक है, आर्टिकल 21 के अधिकार से उसको वंचित किया जा रहा है। अगर किसी को उसके आजीविका के अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो उसको, ठीक है, उसके आर्टिकल 21 के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, आपको आजीविका का अधिकार है। ये सब आर्टिकल 21 की एक्सप्लेनेशंस है, आर्टिकल 21 की व्याख्या है। अब इसके बाद आर्टिकल 21A आता है बेटा, ये आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया, इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया, माध्यम से जोड़ा गया बेटा। ठीक है, जोड़ा गया। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये आपको पढ़ना है, समझना है। अब ये है क्या सर? तो ये निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ये क्या है भैया जी? ये निःशुल्क प्राइमरी एजुकेशन, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। ये बात आपको ध्यान रखनी है सर, ये क्या है? ये निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ठीक है सर, किसको? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अब ये जो 86वां संविधान संशोधन है ना 2002 बेटा, इससे बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, वो हम आगे बताएंगे क्या क्या परिवर्तन हुए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू बच्चे। आज युवराज जी का बर्थडे है। ठीक है, युवराज जी आपको आपके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आप ऐसे ही उन्नति करें, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। आपको बहुत बहुत शुभाशीष। चलिए, ठीक है, समझ में आया तो एक बार सब लोग थम्स अप कर दो। बड़ी मजेदार क्लास रही आज की। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।